Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, जो 2011 आर्टेट का पेपर हुआ था लेवल 1, तो वो पेपर मैं आपको आज सॉल्यूशन कराने वाला हूं। लेवल 2 वाले इसे निश्चित रूप से हल करिएगा मित्रों। देखिए, 2011 का लेवल 1 और 2 का जो पेपर था बहुत अच्छा पेपर था साइकोलॉजी का। 2012 में भी बहुत ही शानदार पेपर था साथियों। तो इन चारों को पेपरों को हम अच्छी तरह से हल करेंगे, लेकिन आज 2011 लेवल 1 के पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफिशियल आंसर आपको मैं बताने वाला हूं बहुत अच्छी तरीके से समझा करके। देखिए, आपका इसमें पहला क्वेश्चन आया था, खिलौनों की आयु कहा जाता है। विकल्प था पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को और इनमें से सभी। तो देखिए, सभी को तो हम खिलौनों की आयु कहेंगे नहीं, बल्कि मित्रों खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों की आयु कहा जाता है। शैशवावस्था को भी नहीं, उत्तर बाल्यावस्था को भी नहीं, बल्कि पूर्व बाल्यावस्था को। विकल्प नंबर 1 सही आपका इसमें प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। आपके इसमें दूसरा क्वेश्चन था साथियों, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। तो मित्रों, पूर्व बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो इसमें जो विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, तो की अगर हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक प्रश्न भी करता है, दल या समूह में भी रहता है, अनुकरण भी करता है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आरबीएससी ने माना था खेलने की अवस्था। वैसे आप यूँ नहीं कह सकते हो कि भाई खेलने की अवस्था इसको हम नहीं कह सकते हो बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पे साथियों इस पे ऑब्जेक्शन शायद किसी ने किया नहीं होगा, नहीं तो इस प्रश्न पर तो बोनस मिलना चाहिए था। फिर भी यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही माना गया था। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आया था आपके, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? अब यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है। तो उत्तर बाल्यावस्था का मतलब लगभग 10 से 12 वर्ष का बालक जब हो जाता है, तो द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो साथियों, बालक जब 10 से 12 वर्ष मतलब उत्तर बाल्यावस्था में होता है, तो वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र इन सभी में परिवर्तन समझने लग जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 4 सही माना गया था यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। इसमें चौथा प्रश्न था साथियों, प्रश्न नंबर 4, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 में विकास का सही अर्थ किससे लिया जाएगा? तो साथियों, विकास का सही अर्थ लिया जाएगा कि व्यक्ति जो अभिप्रेरित होता है उसके जो अनुभव होते हैं, इनके फलस्वरूप जो उत्तरोत्तर परिवर्तनों की श्रृंखला है उसको ही विकास कहते हैं। तीसरा विकल्प सही था साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। आपके इसमें 5वें प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो जो कथन सत्य नहीं है विकास के बारे में, उसका सही आंसर देना है। तो मित्रों, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है विकास, इसकी प्रत्येक अवस्था के भी अपने खतरे हैं, लेकिन विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन सत्य नहीं है साथियों, क्योंकि होता है। दूसरा विकल्प राइट रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है वो बताना है आपको। देखिए प्रश्नों को, अब विकल्पों को देखना है आपको।
सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो मित्रों, उत्तर बाल्यावस्था के लिए जो उपयुक्त कार्य नहीं है वो बताइएगा। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था वही 10 से 12 वर्ष का बालक, उत्तर बाल्यावस्था का मतलब यही होता है। तो वो हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना ये होता है, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है वो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना चाहता है, लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को वो प्राप्त करना उत्तर बाल्यावस्था में नहीं चाहता है साथियों। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 7 है, ये देखिए प्रश्न नंबर 7 को, ये प्रश्न नंबर 7, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है और लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है साथियों। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, सामान्य परिपक्व मतलब बालक परिपक्व नहीं हुआ है, परिपक्व वो नहीं हुआ है, फिर भी आप अगर उसको प्रशिक्षित करते हो तो फिर वहाँ पे वो चीज़ लाभकारी हो या हानिकारक हो, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। चौथा वाला विकल्प सही माना गया था साथियों, प्रश्न संख्या 7 में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। 8वां क्वेश्चन आपके इसमें था मित्रों। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पेपर बड़ा ही खतरनाक था, पहली बार टेट का आयोजन हुआ था जिसमें ऐसा पेपर दे दिया। सोच के देखो कैसा पेपर था ये, आपके पहली बार आप एग्ज़ाम दो और आपने ऐसे प्रश्न कभी पढ़े भी नहीं हो और ऐसा पेपर आ जाए तो आप समझ सकते हो कि आपकी क्या हालत हो जाएगी एग्जाम में। प्रश्न नंबर 8 है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर फिर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये जो उदाहरण दिया गया है ये शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव के द्वारा दिया गया है सिद्धांत, उसका उदाहरण है मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही है आपका। प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 में, 8वां ही है ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिनसेक निकालना बंद करना, और इनमें से सभी। तो साथियों, प्रश्न नंबर 9 में देखिए सकारात्मक दंड का उदाहरण है। तो मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना कोई दंड तो नहीं है साथियों, फिर ये तो गलत हो गया, इनमें से सभी भी गलत हो गया। मित्रों के द्वारा उपहास करना, उपहास करना सकारात्मक दंड के अंतर्गत आ सकता है। पहला विकल्प सही है प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल ये तो ले जाती है अभिप्रेरणा। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, और यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा, अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर ले जाता है, शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है किसी कार्य को करने के लिए, अब उस कार्य को प्राप्त कर लेगा। जैसे आप नौकरी करना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बन जाओगे, तो उससे कई आवश्यकताएं पूरी होगी जिनमें बहुत सारी शारीरिक आवश्यकताएं भी आ जाएगी साथियों। आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को, लेकिन यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए आप अभिप्रेरित हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप नौकरी लगोगे ही लगोगे, मतलब अप्रिय स्थिति से दूर रखे, ये आवश्यक नहीं है साथियों। चौथा विकल्प सही था 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम और अभिप्रेरणा। तो अस्थायी परिवर्तन को आप अधिगम नहीं कह सकते, ये तो सभी को पता है।
तो उसको अभिप्रेरणा भी नहीं कहेंगे, अस्थायी अधिगम नहीं, बल्कि उसको अभ्यस्तता कहा जाएगा साथियों। क्या कहा जाएगा? अभ्यस्तता। तो मित्रों प्रश्न नंबर 12 आपके है, छात्रों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? जिस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए वो बताइए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति और संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो साथियों देखो, अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए आप किसी को भी दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी कर रहे हो तो ये गलत चीज है, दबाव नहीं होना चाहिए साथियों। बाकी तीनों चीजें आप कर सकते हो, लेकिन दबाव वाला विकल्प यहाँ गलत है और वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन देखना है उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है। और चौथा है, इनमें से सभी। साथियों प्रश्न नंबर 13 में देखिए कौन सा आंसर सही रहेगा? चौथा वाला। उपलब्धि अभिप्रेरक डेविड मैक्लेलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें इन्होंने बताया है कि ये जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है साथियों। साथ में अगर हम बात करें कि ये व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को आप विकास अभिप्रेरक भी कह सकते हो। और यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कह सकते हो साथियों। विकल्प नंबर 4 सही माना गया था 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं धर्म में, मानव शरीर में, या फिर यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में। तो बालक धर्म में तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में रुचि लेगा नहीं। यौन संबंध नहीं रुचि नहीं लेगा, क्योंकि यौन संबंध तो फिर किशोरावस्था में आएगा। 6 से 10 तो बाल्यावस्था है। मानव शरीर भी नहीं, बल्कि बालक विद्यालय में इस अवस्था में रुचि लेना आरंभ कर देता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है यहाँ पर भी प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न 15 है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर है? गुण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत और व्यवहार सिद्धांत। तो साथियों सिगमंड फ्रायड का नाम याद आ गया होगा सभी को। ऐसा इन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में बताया था। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? विकल्प है प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण और उदात्तीकरण। तो बालकों को गुस्सा आ रहा है, वो खेलने चले जाते हैं और तब तक खेलते रहते हैं जब तक पहले जैसा महसूस नहीं कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने क्या किया साथियों, अपना गुस्सा सारा ही खेल में निकाल दिया, विस्थापन कर दिया। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर माना गया था आवश्यकताओं को। क्या राइट आंसर माना गया था साथियों? आवश्यकताओं को। जो इसकी ऑफिशियल आंसर की है, देखिए आपको बुक्स में प्रेरकों भी मिलेगा, उद्देश्यों भी मिलेगा, दूसरों भी मिलेगा, लेकिन तीनों ही गलत है। बल्कि आवश्यकताएं इसकी ऑफिशियल आंसर की में राइट आंसर दे रखा है प्रश्न 17 में कि समायोजन का तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि किसे संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। बिल्कुल चौथा ही विकल्प सही माना गया था साथियों प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन और स्वलीनता।
तो साथियों प्रश्न 18 में स्वलीनता है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाकी ये तीनों ही जो विकल्प है ये यहाँ पे भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही है। मैं आपको एक और बात बता दूं साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर की में से ही दे रखा है मैंने, तो आप बिल्कुल, तो साथियों आप निश्चिंत रहिए, एक एक आंसर मैं बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करके बता रहा हूं। यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 18 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो निशक्त बालक है इनकी शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। समावेशित मतलब सामान्य बालकों के साथ शिक्षण दे करके। विकल्प नंबर 1 सही था साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। आपके 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता मानसिक मंदता की नहीं है वो बतानी है साथियों। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो साथियों मानसिक मंदता की जो विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है प्रश्न 20 में। देखिएगा इनकी बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होती है, धीमी गति से सीखते हैं, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना ये इनकी विशेषता नहीं है साथियों। प्रश्न 20 में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा तरीका अपनाओगे आप अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करोगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोगे, रुचियों की भिन्नता देखोगे, अध्यापक की भूमिका में विद्यालय वातावरण। तो साथियों विद्यार्थियों का जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है वो बनाए रखना है तो उसमें अध्यापक की भी भूमिका होना चाहिए और विद्यालय वातावरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों। चौथा विकल्प सही था यहाँ पर प्रश्न 21 में। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों 22वां क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको आसानी से पता चल गया होगा कि कमजोर वर्ग का बालक कौन होता है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे आते हैं वही कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए, मतलब कक्षा 1 में 1 से 5 तक प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। देखिए अगर जो प्रवेश दिए गए छात्र 200 से अधिक है 1 से 5 में तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 में रहेगा साथियों। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, तो 24वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। बेशक ये भी सही बात है साथियों। व्यापक स्तर पर निर्णय के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो साथियों जो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सही नहीं है वो बताना है। मित्रों देखिए शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोग करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, स्थानीय स्तर की जो रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान है वो भी क्रियात्मक अनुसंधान में कर सकते हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर सूचना संकलन का कार्य इसमें नहीं किया जाता है। सूचना संकलन इसमें नहीं करेंगे साथियों। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है, निश्चिंत रहिएगा आप। प्रश्न नंबर 25, 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो जो कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है वो बताइएगा।
शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, सुधार कर सकते हो। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, ये भी हमको बिल्कुल सही लग रहा है, औपचारिक भी होता है अनौपचारिक भी होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, बिल्कुल विज्ञान भी है कला भी है, लेकिन शिक्षण अनुवेशन है, ये गलत चीज है साथियों। टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन देना ही शिक्षण नहीं है साथियों। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को नहीं, भौतिक संसाधनों को क्यों देंगे? शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को इनको दे सकते हो, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो साथियों एनसीएफ 2005 का गठन किस लिए? पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए किया गया था। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 26 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आएंगे मित्रों। 27वां प्रश्न आपके इसमें था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन हो, फिर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना, और इनमें से सभी। तो एनसीएफ 2005 ये थोड़ी कहता है कि प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करो, ये यूं भी नहीं कहता है कि शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा हो, नहीं, ये कहता है कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए साथियों। कैसी होनी चाहिए? ऐच्छिक। 27वें क्वेश्चन में पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 मित्रों, प्रश्न नंबर 28 है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन हो, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो, और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना हो। तो साथियों प्रश्न नंबर 28 में देखिए राइट आंसर इन्होंने माना था कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण हो। कम अवधि मतलब ऐसा नहीं है कि कई दिनों में परीक्षा हो, बल्कि कम अवधि की जो परीक्षा है उनमें अंतरण होना चाहिए साथियों। दूसरा विकल्प यहाँ पर पहला विकल्प यहाँ पर सही माना गया था प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विकल्पों को देखिएगा। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, गलत है बिल्कुल ये तो। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाए है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन मूल्यांकन का उद्देश्य 2011 के एग्जाम अनुसार चौथा विकल्प सही है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। 100% बिल्कुल ऑफिशियल आंसर, किस आंसर बता रहा हूँ हर चीज का। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन था इसमें, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और इनमें से सभी। तो साथियों प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं वो प्रदर्शन उतना इफेक्ट होता नहीं इनके लिए, वीडियो अनुरूपण नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेहतर माना जाएगा। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 30 में। तो साइकोलॉजी 2011 लेवल 1 का ये पेपर था। हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा पेपर आपके पहली बार आप एग्जाम देते हैं और इतनी सारी बुक्स वगैरह, इतने चैनल वगैरह और इतनी नॉलेज टीचरों को इतनी चीज़ें नहीं होती, तो क्या आप इसमें से 10 क्वेश्चन भी कर पाते सही? जरूर कमेंट करके बताएं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।